हेलो दोस्तों, मैं डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो हमारा जो टॉपिक था वो संविधान चल रहा था और आज हम देखेंगे, मैं आपको भाग 1 और भाग 2 तक करा चुका हूं, यानी मैं आपको अनुच्छेद 11 तक करा चुका हूं। आज देखेंगे हम भाग 3। भाग 3 में देखेंगे, भाग 3 में क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भाग 3 में दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल जो राइट है अपने, वो 12 से 35 तक जो है अनुच्छेद में दिए गए हैं भाग 3 में। तो देखेंगे, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलिक अधिकार और एक होते हैं मानव अधिकार। एक होता है मौलिक अधिकार और एक होता है मानव अधिकार। जैसे अधिकार में अभी क्या है, एक होता है मानव अधिकार और एक होता है आपका मौलिक अधिकार। बात करेंगे मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में अंतर क्या है। मानव जो अधिकार होते हैं वो क्या होता है, मानव अधिकार वो होता है मानव के मानव होने के नाते, मानव के मानव होने के नाते जो अधिकार उसे प्राप्त होते हैं वह बोलते हैं हम मानव अधिकार। मानव जो अधिकार होते हैं वो किसी भी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं, ना किसी भी देश के संविधान के मोहताज होते हैं। मानव अधिकार देखो, क्योंकि जब बच्चे ने जन्म लिया है, माँ की कुख से जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ये नहीं देखता कि बच्चा श्रीलंका में पैदा हो रहा है, बच्चा नेपाल में पैदा हो रहा है, बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है या बच्चा भारत में पैदा हो रहा है। वो ये नहीं देखता कि बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है, क्योंकि उसने जन्म लिया है। तो जन्म लेने के साथ ही जो मानव को अधिकार प्राप्त होते हैं, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम मानव अधिकार कहते हैं। ना तो ये किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए होते हैं, ना किसी देश के संविधान के मोहताज होते हैं। ठीक है, उसी तरफ देखेंगे हम मौलिक अधिकार। मानव अधिकार की तुलना में मौलिक अधिकार एक संकीर्ण अवधारणा है, यानी जो मौलिक अधिकार होगा वो किसी भी देश के नागरिक को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि नागरिक जो होगा किसी भी देश का, उसे जो मौलिक अधिकार मिलेंगे वहां के संविधान के अनुसार मिलेंगे। यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किसी भी देश के संविधान के मोहताज होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सीमित होते हैं, यानी कि किसी भी देश के संविधान से प्राप्त होंगे, सीमित होंगे। और उस, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, ये किसी भी देश के संविधान के मोहताज नहीं होते, लेकिन ये क्या है, किसी भी देश के संविधान के मोहताज होते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमें संविधान से ही प्राप्त होते हैं। और एक बात और, अगर मौलिक अधिकारों का कहीं भी हनन होता है, अगर मौलिक अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो हम जिस संविधान से हमें वो अधिकार मिले हुए हैं, हम उसी संविधान के माध्यम से जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उन मौलिक अधिकारों की रक्षा हम उसी संविधान के माध्यम से कर सकते हैं। जिस संविधान से हमें वो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उसी से अगर हनन होता है तो उसी से उनकी रक्षा हम किससे करेंगे, उसी संविधान के माध्यम से होगा। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया मौलिक अधिकार क्या है और मानव अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार हमें संविधान से प्राप्त होंगे, जबकि मानव अधिकार किसी भी संविधान की मोहताज नहीं होते, यानी किसी भी संविधान से प्राप्त नहीं होते, वो मानव का अधिकार है। ठीक है, अब मानव अधिकार और मौलिक अधिकार आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, देखिए हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट हम देखेंगे और आज देखेंगे हम अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे। मौलिक अधिकार हमेशा अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए होते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, देखो जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार को भारतीय
संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे भाग 3 को हम मेग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को हम मेग्ना कार्टा किस तरह से कहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व तकरीबन 1215 में इंग्लैंड की सरकार ने वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए, और जो अधिकार दिए इंग्लैंड ने वहाँ की जनता को, वो एक दस्तावेज के माध्यम से दिए गए। और उस दस्तावेज के माध्यम से जो अधिकार दिए गए वहाँ की जनता को, उसी दस्तावेज को वहाँ पर क्या कहा गया, मेग्ना कार्टा। यानी कि जो अधिकार थे जिस दस्तावेज के माध्यम से दिए गए उसको क्या कहा वहाँ, मेग्ना कार्टा। इसी वजह से जो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं भाग 3 को हम क्या बोलते हैं, संविधान का मेग्ना कार्टा। ठीक है, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 12। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा मेग्ना कार्टा क्या है, और मानव अधिकार और मूल अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 14। से लगा करके 18 तक अनुच्छेद इसमें दिया गया है आपको समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है, यानी अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 में 2 बातें हैं। नंबर पहला, विधि के समक्ष समानता, एक तो बात है ये, और इसे हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में 2 बातें हैं, विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इसे हमने अमेरिका से लिया है। विधि के समक्ष समानता इसे हमने इंग्लैंड से लिया है, और विधियों का समान संरक्षण इसे हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो ये है क्या, विधि के समक्ष समानता। इसे विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि कानून सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कानून के लिए सभी व्यक्ति क्या है, बराबर समान रहेंगे। ठीक है, यानी ये तो है विधि के समक्ष समानता, यानी किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण ये है कि कानून हर व्यक्ति और वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे एससी के लिए अलग कर सकता है, एसटी के लिए अलग प्रावधान कर सकता है, ओबीसी के लिए अलग प्रावधान कर सकता है, और बच्चों के लिए अलग कर सकता है। अगर बात बच्चों की हो, बच्चों के लिए अलग कर सकता है, और महिलाओं के लिए अलग कर सकता है। यानी कि अगर बात एससी, एसटी, ओबीसी और बच्चों और महिलाओं की हो तो कानून उनके लिए अलग से प्रावधान कर सकता है। ये है अनुच्छेद 14 में जो दूसरी बात है, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है,
यानी सभी के लिए अलग अलग प्रावधान कर सकता है। आगे देखेंगे, ये तो हुआ अनुच्छेद 14 की बात। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 एक देखेंगे, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के स्थान पर, मूल वंश के आधार पर या जन्म स्थान या लिंग के आधार पर, एक शब्द और रह गया था, लिंग। जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) इस बात को कहता है। ठीक है, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान जैसे कुएं, तालाब, नहर इत्यादि समान वर्गों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। ठीक है, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सभी जातियों के लिए, यानी कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे, जैसे कुएं, तालाब, सार्वजनिक स्थान जैसे नहर। ठीक है, और क्या कहता है? जैसे सार्वजनिक स्थान हो, जैसे होटल, जैसे होटल, खेल के मैदान, मैदान तथा मनोरंजन वाला स्थान हो, ये सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे, यानी कि इन पर कोई भी प्रबंधन नहीं होगा। न मनोरंजन के स्थान पर, न मैदान, खेल का कोई भी मैदान हो या होटल हो, सभी समान रूप से क्या होंगे? खुले रहेंगे। अनुच्छेद 15(3) देखेंगे। 15(3) क्या है? अनुच्छेद 15(3) इस बात को कहता है कि यदि जब बात बच्चों की हो, यदि बात बच्चों की हो या बात महिलाओं की हो, तो राज्य इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो राज्य इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है,
यदि बात बच्चों की हो, महिलाओं की, तो राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ये तो हो गया अनुच्छेद 15 थी। देखेंगे एक धारा जोड़ी गई, अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) क्या है? तो अनुच्छेद 15(4) समझने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के जाऊंगा। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय की बात है कि जब तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में नहीं था। तब क्या था? मद्रास राज्य अस्तित्व में था। तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में नहीं था और मद्रास राज्य अस्तित्व में था। वहां की सरकार ने एक सांप्रदायिक आदेश जारी किया और उस सांप्रदायिक आदेश में ये था कि जाति के आधार पर सभी के लिए सीटों का आरक्षित किया जाना था, यानी किया गया था, ठीक है, यानी कि सभी के लिए जातिगत आधार पर सीटें आरक्षित की गई थी। ये तो है मद्रास वाली बात, ठीक है, यानी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में नहीं था, ये आज वर्तमान में है, जब ये मद्रास राज्य हुआ करता था। तो यहाँ की सरकार ने एक सांप्रदायिक आदेश जारी किया और जातिगत के आधार पर कुछ सीटें, यानी कि जातिगत आधार पर सीटें आरक्षित की गई। तभी क्या हुआ कि जातिगत आधार पर सीटें आरक्षित की गई, तभी एक लड़की का मेडिकल कॉलेज में एडिशन नहीं होता है और उसने इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया। अब इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया और इस आदेश को रद्द करते हुए जब रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, तभी एक संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया और इस पहले संविधान संशोधन के द्वारा एक धारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 15 में एक धारा जोड़ी गई, 15(4) नामक एक धारा जोड़ी गई, 15(4). और इस 15(4) में ये कहा गया कि राज्य जातिगत आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दे सकता, ठीक है, जातिगत आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दे सकता। राज्य क्योंकि वो तो खारिज कर दिया ये कह करके कि जातिगत आधार पर आप किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और इस 15(4) जो नामक धारा जोड़ी गई, इसमें लिखा क्या था? इसमें लिखा था कि राज्य SC, ST, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग अगर शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं तो राज्य इनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है शिक्षण संस्थानों में, ठीक है। SC, ST, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग अगर शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं तो राज्य इनके लिए शैक्षणिक आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। ये लिखा गया अनुच्छेद 15(4) के माध्यम से, यानी कि 15(4) में ये लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो है शैक्षणिक और सामाजिक स्थान पर अगर कमजोर लोग हैं OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग, तो उनके लिए क्या है SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन ये सामान्य एजुकेशन में था। ये प्रावधान किसमें किया गया? सामान्य एजुकेशन में आप कर सकते हो, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकते हो, ठीक है, ये लिख दिया गया। तब ये 15 नामक 4 एक धारा जोड़ी गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे 15(5) क्या है। हाँ, तो देखेंगे अनुच्छेद 15(5) नामक धारा जो है ये कैसे जुड़ी। जो मैंने अभी आपको पढ़ा है अनुच्छेद 15(4) नामक एक धारा जोड़ी गई, वो हमें सामान्य एजुकेशन में क्या है आरक्षण का प्रावधान उसमें था, वो सामान्य एजुकेशन में था। वर्ष 2006 की बात है। उस समय मनमोहन जी की सरकार थी।
और 93वां संविधान संशोधन किया गया। 93वां संविधान संशोधन करके एक धारा जोड़ी गई, अनुच्छेद 15(5) 93वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। ठीक है, बात क्या थी, 2006 मनमोहन जी की सरकार थी, तो दिल्ली में बहुत बड़ा बवाल हुआ, आंदोलन हुआ एक, और वो आंदोलन था हायर एजुकेशन के आरक्षण के लिए। यानी कि जब लोगों को सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण था, लेकिन हायर जो एजुकेशन थे जैसे IIT, एम्स, IIMs, इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इनमें आरक्षण का प्रावधान, हायर जो एजुकेशन था उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तब 93वां संविधान संशोधन किया गया, मनमोहन जी की 2006 में सरकार थी, और एक धारा जोड़ी गई अनुच्छेद 15(5), और अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से जो भी हायर एजुकेशन है उसमें भी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी कि अब आपको हायर एजुकेशन में भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यानी कि 15(5) कब जोड़ी गई, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये 15(5) नामक धारा जोड़ी गई, संशोधन हुआ 93वां। अब इस 93वें जो संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस 93वां संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 93वां संविधान संशोधन किया गया, हायर एजुकेशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले से। ठीक है, और इसकी व्याख्या करते हुए 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। 2008 में निर्णय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि 93वां संविधान संशोधन एकदम सही है, ये संवैधानिक है, ये संविधान की अवहेलना नहीं करता, संविधान का उल्लंघन नहीं करता, न ही संविधान का उल्लंघन करता है, और न ही संविधान की जो आधारभूत संरचना होती है उसका भी उल्लंघन नहीं करता। यानी कि 93वां संविधान संशोधन एकदम सही है, ये 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा। या ये संविधान का उल्लंघन करता है यानी, और ये संवैधानिक है, और ये आधारभूत संरचना का भी उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, तो तब से क्या है, हायर एजुकेशन में आपको आरक्षण मिलने लग गया। ठीक है, ये तो हो गया 15(5). आगे देखेंगे, चलेंगे, नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 16। ये देता है अवसर की समानता। अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। राज्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य लिखा क्या है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं
करेगा। ठीक है, और वो आधार क्या है? मैंने आपको अनुच्छेद 15 में 5 आधार बताए थे और इसमें आधार 7 हो जाएंगे। जैसे जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर, और इसमें 2 नए और जुड़ गए, उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर, और एक निवास स्थान के आधार पर, के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब एक धारा है 16(3), धारा है 16(3), और इस धारा में है कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव कर सकता है। राज्य चाहे तो किसी भी व्यक्ति के साथ निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इस संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा। क्या है? अनुच्छेद 16(3) में राज्य चाहे तो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव कर सकता है, लेकिन इस संदर्भ में जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो संसद को होगा। अधिकार होगा वो किसको होगा? संसद को होगा। ठीक है, ये तो है अनुच्छेद 16(3). आगे देखिए, क्या आपको ऐसा कोई उदाहरण याद है? तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। इसका एक बेस्ट उदाहरण है, याद आया मुझे अभी। जैसे 98वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 98वां संविधान संशोधन करके हमने कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई। ठीक है, यानी 98वां, इसका बेस्ट उदाहरण है, 98वां संविधान संशोधन करके कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई ताकि वो कर्नाटक की जो जन है उनके लिए कुछ नौकरियों में विशेष प्रावधान कर सके, यानी उन्हें बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सके। ये कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां 98वां संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई। ठीक है, राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, उनको शक्तियां दे सकता है। ठीक है, राज्य अपने अपने लोगों को शक्तियां दे सकता है, लेकिन इस संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो संसद को होगा। राइट, आगे चलते हैं। हाँ, तो देखेंगे अनुच्छेद 16(4) क्या है। अनुच्छेद 16(4) ये है कि यदि अगर किसी भी राज्य को ये लगे कि वहां के राज्य में सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग जो है, अगर उसका प्रतिनिधित्व कम है, यदि किसी राज्य को ऐसा लगे कि सरकारी नौकरियों में जो पिछड़ा वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व कम है, यानी कि पिछड़े वर्ग के लोग कम हैं, तो राज्य उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये तो है अनुच्छेद 16(4). क्या है? अगर किसी भी राज्य को ये लगता है कि यहाँ पिछड़ा वर्ग की जो है नौकरियों में
पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है तो उसमें क्या है, आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। लेकिन अब आप ये कैसे पता करेंगे कि पिछड़ा वर्ग कौन है और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं? ठीक है, तो एक अनुच्छेद है 340, और अनुच्छेद 340 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति जी एक ऐसे आयोग का निर्माण करेंगे जो देखेगा कि पिछड़ा वर्ग कौन है और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए नहीं दिया चाहिए। ऐसे आयोग का जो निर्माण करेंगे, यानी ऐसा आयोग जो बनाएंगे वो राष्ट्रपति जी बनाएंगे। और ये बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 340 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 340 में ये बात है कि राष्ट्रपति जी एक आयोग का निर्माण करेंगे जो देखेगा कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आता है और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक आयोग बनाया गया, काका कालेलकर आयोग, जो 1953 में बना। एक आयोग बनाया गया, आयोग बना काका कालेलकर आयोग। एक आयोग बनाया गया काका कालेलकर आयोग 1953 में। ये पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया एक काका कालेलकर आयोग 1953 में। लेकिन इस आयोग ने अपनी जो सिफारिशें दी थी वो दी थी 1955 में, और इसने कहा था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। बना कब? 1953 में। सिफारिशें कब की कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए? 1955 में। लेकिन इनकी बातों पर कोई भी, इनकी सिफारिशों पर कैसा भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा बताऊंगा मैं आपको। जब मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 में, एक आयोग बनाया गया बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया। ये बिहार के बहुत बड़े नेता थे बीपी मंडल। अब इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और इस आयोग ने अपनी जो प्रक्रिया शुरू की थी वो 1979 में इन्होंने अपने क्या है प्रक्रिया शुरू की। और इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी 1980 में। और तब तक क्या हुआ था कि मोरारजी देसाई जी की सरकार जब की थी। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की। तो इनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। 1978 में बना, स्टार्ट काम कब से किया? 1979 से। रिपोर्ट कब थी? 1980 में। लेकिन इनकी भी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब 1990 में विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार में इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया 1990 में। विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार ने विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार ने 1990 में बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। ठीक है,
जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया तो सामान्य वर्ग भी आरक्षण की मांग करने लग गया कि हमको भी आरक्षण चाहिए। अब सामान्य वर्ग भी इसकी मांग करने लग गया तो सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया जाने लगा। ठीक है, ओबीसी को 27%, इसके बाद में तुरंत बाद में सामान्य वर्ग भी इसकी मांग करने लगे कि हमको भी आरक्षण चाहिए, तो उसको भी आरक्षण दिया जाने लगा। अब जब ओबीसी और सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जाने लगा तो एक मामला आया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। आरक्षण के मामले में सबसे बड़ा जो मामला था वो यही था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण जो दिया गया है वो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया है वो संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है। ये संवैधानिक है और ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो क्या कहा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कि सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं और इसका प्रावधान संविधान में है, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रावधान कहीं भी संविधान में नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे अनुच्छेद 16(4) हो गया। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पर्शता का अंत करता है, यानी कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। अस्पर्शता यानी अनटचेबिलिटी का जो लिखा हुआ है वो किसमें है? अनुच्छेद 17 में। अस्पर्शता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, दूसरा देखेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 इसमें क्या है? उपाधियों का अंत, यानी आप शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र को छोड़कर आप किसी में भी कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई भी उपाधि धारण कर सकते हैं। साइंस विज्ञान जो है इसके क्षेत्र में भी आप कोई भी उपाधि धारण कर सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी आप कोई भी उपाधि धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा शिक्षा और रक्षा के अलावा आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। यह है अनुच्छेद 18 में। और एक बात और है अनुच्छेद 18 में कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में है और उसको अगर किसी भी उपाधि से कोई भी विदेशी देश नवाज रहा है या नवाजा जा रहा है तो बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति को वो कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। यानी उसको अगर कोई भी उपाधि धारण करनी होगी तो पहले राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी होगी, तब जाके वो कोई भी उपाधि धारण कर सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने बात की है समानता के अधिकार को लेकर के अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए।
तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।